मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट्स का पहला चैप्टर है ये साइंस का। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको केमिकल रिएक्शंस होती क्या है आपकी जनरल लाइफस्टाइल में या जो आप रोज देखते हो डेली लाइफ में, वहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान जी ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। क्या कभी तुमने इसे एज ए साइंस स्टूडेंट कभी इसके ऊपर फोकस किया कि जैसे सुबह सुबह आपकी मम्मा उठते हैं, क्या करते हैं, रसोई में जाएंगे और गैस जलाएंगे, मतलब वहाँ एलपीजी का सिलेंडर पड़ा है, बर्नर से हमने गैस जला दी। जैसे ही वो गैस जली एक केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। केमिकल चेंज हुआ, उसके बाद उस गैस के ऊपर आपके लिए ब्रेकफास्ट बना। ब्रेकफास्ट हमें मालूम है कि हमारी बॉडी एक फर्नेस की तरह है जहाँ पे हम फूड स्टफ को डालते हैं और उस खाने से एनर्जी बनती है ना। फिर जो वो ब्रेकफास्ट बना वो भी एक केमिकल चेंज था। फिर उसे हमने खाया, खाने के बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हुई और हमें वो खाना पचाने लगे और हम चलने फिरने लगे, मतलब ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। मतलब जो रोज हमारी लाइफ में हमारे आसपास घट रहा है वो सब इस केमिकल चेंज के अंदर आता है, ठीक है ना। मतलब केमिकल चेंज क्या है कि कोई भी दो कंपोनेंट हैं वो मिलते हैं या वो टूटते हैं या वो ऑक्सीडाइज होते हैं या वो रिड्यूस होते हैं, व्हाटएवर वो जो भी होते हैं। व्हेन एनी टू कंपोनेंट गिव्स अ थर्ड कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का इन दोनों से कोई भी रिश्ता नहीं होता। इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे देखो, हम सब जानते हैं कि Na सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं और जो नई एंटिटी हमें मिलती है NaCl, बैलेंस कर देता हूं इसको, NaCl जो हमें मिला नमक, उसका ना तो इस सोडियम से कोई लेना देना है ना ही क्लोरीन से। मतलब हमारे आसपास होने वाले दो मेजर चेंज, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को आप कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकते हो, बट केमिकल चेंज को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं कि जैसा मैंने कहा कि इसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। कैसे नहीं है? सोडियम एक ऐसा सॉलिड है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, इसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही आग लग जाती है, ठीक है। और क्लोरीन एक गैस है जो इवेपोरेट हो जाती है। लेकिन इन दोनों से मिलकर जो चीज बनी है सोडियम क्लोराइड, ना तो ये गैस है ना ही इसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके आग लगती है, यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। मतलब जब हमें एक दो रिएक्टेंट्स एक नई एंटिटी बनाकर देते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, किसी भी चीज का केमिकली रिएक्ट होना और किसी भी चीज का सिर्फ डिसॉल्व हो जाना, ये दो डिफरेंट बातें हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पानी में नमक घोल दिया, हुई तो वो केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है, लेकिन उसे डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं। डिसोल्यूशन में रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है। जैसे देखो, अगर आपको नींबू पानी पीना है, अगर उसके अंदर नमक डाला है तो उसका टेस्ट नमकीन होगा, अगर उसके अंदर मीठा डाला है तो उसका टेस्ट मीठा होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो जो थे वही प्रोडक्ट में टेस्ट दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। पर यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली चेंज हो गई है। मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सिर्फ इस वजह से बताई कि हम इस चैप्टर में क्या होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाए, है ना। मतलब केमिकल रिएक्शंस हैं, मन में अब हमारे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उस प्रोडक्ट का उस रिएक्टेंट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता, मतलब उसकी प्रॉपर्टी उससे एंटायरली डिफरेंट होती हैं, ऐसे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसको उस रिएक्शन को सिंबॉलिक टर्म्स में लिखना जो कहलाता है इक्वेशन कहलाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हुई, जैसे केमिकल रिएक्शन हुई, इसको सिंबॉलिक टर्म्स में लिखा, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो ये है चैप्टर, ठीक है। मतलब
आपकी जो बुक कहती है, बुक आपको ये चेंजेस कैसे दिखाएगी। देखो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी देनी है। उन्होंने क्या कहना है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लो, मोस्टली 2 या 3 सेंटीमीटर का ले लेना। फिर इस मैग्नीशियम रिबन को आप सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। सैंड पेपर से साफ करने के बाद इसे बर्नर के ऊपर रख देंगे, मतलब हीट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये जलने लग जाएगा और व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस व्हाइट पाउडर को आप चाइना डिश पे कलेक्ट कर लोगे। तो वो जो व्हाइट पाउडर है वो कुछ और नहीं है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है ना, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, जो नया प्रोडक्ट मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। देखो इनकी भी प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। मैग्नीशियम मेटल था, ऑक्सीजन गैस थी, और जो हमें नीचे मिला वो पाउडर था व्हाइट कलर का, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, है ना। ऐसे ही आप 2 बीकर लो। देखो दूसरी एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने 2 बीकर लिए, एक में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाया। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन पानी में बनाया, सिंपली, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हमने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट का भी पानी में सॉल्यूशन बनाया। ठीक है ना, मतलब वाटर के साथ लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया, PbNO3 का। ठीक है, और वाटर के ही साथ पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन बनाया। ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस थे। अब क्या करना है आपने, जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन पड़ा है उसमें स्लोली पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे आप क्या देखेंगे कि येलो कलर के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। मतलब ये भी एक केमिकल चेंज हुआ ना। देखो इसमें कलर चेंज हो गया। इससे पहले क्या था, मेटल था, पाउडर फॉर्म में आ गया। अब इस चेंज में आप क्या देख रहे हो कि हमने एक 2 सॉल्यूशन लिए, वो भी लिक्विड फॉर्म में, और जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ येलो कलर का प्रेसिपिटेट्स वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो गए। ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई। अगर और आपको एक्टिविटीज चाहिए तो इस सबसे ही आसान एक्टिविटी और है जो आप हर रोज अपने घर में करके देख भी सकते हो। क्या करोगे आप, एक कांच का गिलास लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिकर ही लेना है, कोई कांच का गिलास ले लो सिंपल सा। 2 नेल मतलब कील बोलते हैं लोहे की, 2 कील ले लो लोहे की, और इतना इसमें पानी भर दो और उसमें उसको डुबो दो। आप क्या चेंज देखोगे, थोड़े समय बाद वहां पर ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा, है ना। ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा मतलब रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी चेंज है। नेल का कील का कलर आपको मालूम होता है, आप उसको डुबोगे उस पर ब्राउन लेयर आने लग जाएगी। ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। ऐसे ही मान लो आप केमिकल लैब में बैठे हो, आप अपने टीचर को बोलो कि सर हमें केमिकल रिएक्शन दे दें, तो आपके टीचर आपको सबसे आसान रिएक्शन क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको कलर भी चाहिए होता है। जैसे वो क्या करेगा, कुछ भी ना मिले उसे, वो क्या करेगा, कॉपर एक तार लेगा, तार को काटेगा और उसमें से कॉपर की रोड्स निकाल लेगा, कॉपर की वायर से निकाल लेगा, है ना। कॉपर लिया उसने सॉलिड फॉर्म में, क्या करा, इसमें या तो H2SO4 लेगा डाइल्यूट, और वो इसके अंदर डिप कर देगा। तो क्या बन गया, ये कॉपर सल्फेट बनने लग जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और कॉपर का खुद का कलर ब्राउन होता है। तो जब ये सॉल्यूशन बनेगा वो कौन से कलर का बन जाएगा, ब्लू कलर का। मतलब बच्चों हम यहाँ पे इतना सा साबित करना चाहते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारी बातें, मतलब सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमें कैसे पता लगेगा सर की केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो हुई है या नहीं हुई का ही जवाब है, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो सॉलिड से गैस में चला जाएगा, या उसका कलर चेंज हो जाएगा, या वो एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगी, या वो ठंडी हो जाएगी। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हम देख सकते हैं जिससे हम ये क्लियर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलो मैं अब जैसे ये पहला टॉपिक था, इसका क्या टॉपिक था ये कि केमिकल रिएक्शन होती ही क्या है जी। केमिकल, आपके पेपर में अगर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, आप क्या आंसर देंगे, इट इज अ चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स are converted into products, when the reactants are converted into products and there is no relation between the properties of reactant and products, then the phenomena is known as chemical reaction. And any change either in state or in color, ठीक है, may be regarded as a chemical change. तो
इसके बाद हमने 3-4 एक्टिविटीज की बात करी, एक मैग्नीशियम रिबन की बात की, कॉपर सल्फेट की बात की, ठीक है, लेड नाइट्रेट की बात की और किलों की बात की, ठीक है ना। मतलब जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ कि अब हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना वहां पर केमिकल चेंज होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद चैप्टर जो है वो मुझे थोड़ा सा इस इक्वेशन की नॉलेज देना चाहता है कि व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन बेटा 10th लेवल पे दो तरह से बताई जाती है। पहली वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन का मतलब आप क्लियर ही कर लोगे। दूसरी सिंबल इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं और एक को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, आदत पड़ी हुई है ना इक्वेशन से लिखने की, इस वजह से इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक वर्ड इक्वेशन। अब इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा और जो आगे हमें मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मतलब बच्चों देखो इतना सा क्लियर करना है कि देयर आर 2 वेज, 2 रास्ते हैं इस इक्वेशन को लिखने के, या तो आप वर्ड इक्वेशन लिख दीजिए या फिर आप सिंबॉलिक इक्वेशन लिख दीजिए। मैं वर्ड इक्वेशन पे इतना जोर क्यों नहीं दे रहा, जैसे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मतलब, और इसकी सिंबॉलिक टर्म क्या हो जाएगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं वर्ड इक्वेशन पे इतना जोर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस हमारी फ्यूचर लाइफ में नहीं है। सिग्निफिकेंस हमारी फ्यूचर लाइफ में सिंबॉलिक टर्म्स की है, क्योंकि अगर मुझे इतना लिखना ही पड़े फिर सिंबल क्यों बने, ठीक है ना। तो हमें सिंबॉलिक इक्वेशन की तरफ ध्यान देना है। अब आपने एक छोटी सी बात और नोट करो, मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी, ये इक्वेशंस मैंने कहीं ना कहीं गलत लिखी हैं। क्यों गलत लिखी हैं, क्योंकि जो मेरा अगला टॉपिक है वो मुझे यहीं पे क्लियर करके चलना है। वो क्या क्लियर करके चलना है कि जो केमिकल इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं ना बच्चों, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी होनी चाहिए। यानी कि देखो यहां पर एक मैग्नीशियम है, यहां पे भी एक है, बैलेंस है सर। यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग नहीं हुई, तो कैसे बैलेंसिंग होगी, यहां पर मैं 2 लगा देता हूं और यहां पे भी 2 लगा देता हूं, सब कुछ बैलेंस हो गया। ऐसे ही इसको देखो, ये बैलेंस्ड है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्लियर हुई बात। मतलब दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अ नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो यही है। जैसे यहाँ पे क्या था, व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन द 2 फॉर्म्स, आइदर इन वर्ड इक्वेशन और इन सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जहां पर हम सिर्फ नाम लिखते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन जो है वो उसके सिंबल्स लिखते हैं। और इन दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को जो अलग करता है वो होता है ये एरो। ये एरो क्या शो करता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना, मतलब इस साइड जा रही है। अगर ये एरो ऐसे है तो इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये एरो ऐसे है तो बैक डायरेक्शन में जा रही है, और अगर दोनों एरो होंगे ऐसे कहीं पे, दैट मींस कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ, तो मैं टॉपिक को आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम हमें नहीं खराब करना है, हमें फटाफट से टॉपिक सीखना है। हमारा अगला टॉपिक जो है कि टाइप ऑफ chemical reactions. There are 2 type of chemical equation. One is balanced chemical equation and other is unbalanced chemical equation. तो unbalanced chemical equations की तो देखो कोई जगह है नहीं केमिस्ट्री में। हमें हमेशा जब भी इक्वेशन लिखनी है वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इक्वेशन, देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो कैसे बैलेंसिंग करेंगे हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, मान लो मैंने CaCO3, इसकी डिकम्पोजिशन हुई कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने क्या करा, देखा इधर कितने कैल्शियम है,
देखो एक ऐसा हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है आप लोगों ने, यहां पर लिख देंगे नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। 3 तरह के एलिमेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कैल्शियम कितने हैं जी 1, कार्बन कितने हैं जी 1, ऑक्सीजन कितने हैं जी 3। देख के लिख लोगे ना ये बात, ठीक है। इसके बाद अब प्रोडक्ट साइड देखनी है। जब प्रोडक्ट साइड देखेंगे जी, प्रोडक्ट में कितने हैं, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 2 3 है, कार्बन कितने हैं 1 है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सब कुछ बराबर है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन में कोई भी गलती नहीं है और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहां पर जो हमें बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए अब मैं तुम्हें अगला एग्जांपल दे, आयरन प्लस वाटर दिया ना मैंने आपको एक नेल का एग्जांपल, वो ये रिएक्शन हुई। आंसर क्या आया, Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। देखो फिर दोबारा से वही आपके सामने बना हुआ है नेम, एक तो जी Fe है और एक H है और एक O है, इसके अलावा तो कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। अब रिएक्टेंट साइड देखो, Fe कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। और प्रोडक्ट साइड देखो, Fe कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई। इसको बैलेंस कैसे करना, देखो सबसे पहले इसको करने का तरीका पेपर में 3 नंबर में आता है। अब डायरेक्ट इतना सा लिख दोगे 3 नंबर मिलेंगे नहीं, पहले आपने इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। Fe को क्या बोलते हैं जी, आयरन बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं जी, वाटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। देखो तो ये वर्ड फॉर्म में लिख दी और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आपके सामने है ही है। फिर आप एक बॉक्स बनाएंगे जहां पर आप लिखोगे नेम ऑफ एलिमेंट Fe, H और O, या सिंबल ऑफ एलिमेंट डाल दोगे। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, ये बहुत आसान है, ये आप देख के ही कर लोगे। देखो सारा आंसर ही यहाँ पे है। अब मुझे इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। जब भी हमें कभी बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे बड़े पार्ट के ऊपर फोकस करो कि यहाँ पर Fe कितने हैं 2, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आयरन बैलेंस हो गया। हमेशा बैलेंसिंग करते हुए आप ये याद रखोगे कि आप सबसे पहले मेटल्स बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करोगे अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब ये बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस मेटल्स, सेकंड बैलेंस नॉन मेटल्स, फिर उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो अब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो इसके आगे कोफिशिएंट ऐड कर दो 3 ऐड हो गया। अब आयरन भी बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, क्या रह गया हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो गए 6 और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर दो कोफिशिएंट। नाउ एंड में आप लिखोगे हेंस बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, इससे पहले जब ये इक्वेशन थी अनबैलेंस्ड थी। देखो अगर आपको एक तरीके मतलब एक और एग्जांपल चाहिए तो मैं वो भी दे देता हूं। देखो कैसे देता हूं, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एग्जांपल वही दूं जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाते हुए यूज किए, जब हम कर रहे थे कि केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है ना। जब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसमें मैं यही एग्जांपल दे रहा था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मैग्नीशियम का, रिएक्शन की भी थी मैंने भी, मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन, आंसर क्या आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर दोबारा से इसको फिल करना है हमें, कैसे फिल करना है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है जी, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, 2 ही तरह के हैं। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक है। इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है। देखो मैंने कहा कि सबसे पहले हमें मेटल बैलेंस करना है, तो मेटल तो बैलेंस है। अब हमें नॉन मेटल जब बैलेंस करना है तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा 2, ताकि
ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए। अब फिर दोबारा हम देखेंगे रिएक्शन की तरफ, तो देखेंगे मेटल नॉन बैलेंस हो गए, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो और एंड में लिख दो हैंस बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों ये था टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का। देखो फ्री के 3 नंबर है ये फाइनल एग्जाम्स में। कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन मिल गई वर्ड की फॉर्म में तो वो देगा ही देगा, उसे सिंबल की फॉर्म में लिखना आना चाहिए, हमने उसे लिख दिया। लिखने के बाद हमने बैलेंसिंग करनी है, तो बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाओ जो मैंने आपको कहा था, सबसे बड़ा कंपाउंड लो और उसे बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके जाता हूँ। वैसे तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुझे और बताना चाहिए, वो क्या कि केमिकल इक्वेशन में इसके बाद कुछ टर्म्स और ऐड करनी पड़ती है केमिकल इक्वेशंस में। वो क्या, जैसे जी का मतलब है गैस, एस का मतलब है सॉलिड, ये स्टेट्स हैं। एल का मतलब है लिक्विड, ए का मतलब है एक्वस। अगर एरो का निशान ऊपर है तो यानी कि ये गैस है, अगर एरो का निशान ऐसे है तो यानी कि इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक इक्वेशन लिख दिया, जैसे Na, यहाँ पे S डाल दिया यानी कि सॉलिड स्टेट में है, Cl2, ठीक है, हाफ Cl2 ले लेता हूँ यानी कि ये गैस है, और इसके बाद जो NaCl बना ये भी सॉलिड है। समझ गए इस बात को, मतलब ये जो सिंबल्स लिखे होते हैं, ठीक है, दे रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन की थी Fe प्लस H2, Fe2O3 प्लस H2, Fe सॉलिड है, H2O लिक्विड है, ठीक है, Fe2O3 सॉलिड फॉर्म है, अकेला S डलेगा, ठीक है, और ये गैस है तो ऐसे, यानी कि यहाँ से इवेपोरेट होगी। क्लियर है, मतलब इक्वेशन को लिखते हुए हमें इन बातों का भी ध्यान देना होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्या लिखा, तो ये कुछ भी नहीं है ऐसी बात, बस एक्वस मतलब जो चीज वाटर में बनती है, बाकी स्टेट्स हैं, एयर का निशान ऊपर है तो इवेपोरेट हो रही है और डाउनवर्ड है तो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2 तरह से, कैसे कैसे, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। इसके बाद केमिकल इक्वेशन कितनी तरह की होती है जी, 2 तरह की, कौन कौन सी, बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की होती है वो हमने कर ली। अब इसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितनी तरह से होती है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 2 तरह से होती है। देखो हम सब जानते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो बॉन्ड बनेंगे भी और बॉन्ड टूटेंगे भी, है ना। जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना। अब रिएक्शन में देखो, अगर तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो रिलीज से ज्यादा होती है तो रिएक्शन का नाम होता है एंडोथर्मिक, और अगर रिलीज ज्यादा हो जाए और रिक्वायर्ड कम हो तो उस रिएक्शन का नाम होता है एक्सोथर्मिक। मतलब बेसिकली रिएक्शन तो 2 ही तरह की होगी ना, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी बच्चों जिसमें हीट रिलीज होगी, जैसे C+O2 CO2, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, मतलब जब ये रिएक्शंस होती हैं तो गर्मी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसका मैं बिल्कुल देसी एग्जांपल आपको देता हूं। देखो हमारी मम्मा चाय बनाती है, चाय बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तभी वो गर्म होता है ना। जब एनर्जी देनी पड़े उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब जब वो चाय पड़ी ठंडी होती है मतलब उसमें से एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है ना, वो एनवायरनमेंट को गर्मी दे रही है, इस तरह के केस में उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें डेल्टा H वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव होगी यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक बात और जो शायद क्या कह रहा हूं, वैसे तो आपके सिलेबस से थोड़ी सी बाहर है, लेकिन मैं यहीं पे तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस। और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब ये सर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है?
स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बच्चों वो होती हैं जो स्वयं हो, खुद होती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती हैं जो करानी पड़ती हैं। अब देखो मैं दोबारा इसी एग्जांपल में आता हूँ, चाय बनानी पड़ती है, खुद तो नहीं बनती ना, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और एनर्जी देनी पड़ी। और चाय ठंडी खुद हो जाती है, उसे करना नहीं पड़ता, अपने आप ठंडी हो जाएगी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब पानी ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब पानी आपके घर में पाइप में पानी आता है और ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना होता है, तो आप मोटर चलाते हो यानी कि एनर्जी देते हो। जब एनर्जी दे रहे हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि रिएक्शंस दो तरह से चलेंगी, एक जिसमें हीट रिलीज होगी, एक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। इसका आप बहुत अच्छा ना, अगर आप लोग कभी भी एक्सपेरिमेंटली इसको क्लास में करना चाहते हैं तो अपने टीचर से बोलिए, वो क्या करेगा, 2 वाटर से भरे हुए बिकर लेगा, एक में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स डाल देगा और एक में अमोनियम क्लोराइड के पैलेट्स डाल देगा, NH4Cl के, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के और एक में अमोनियम क्लोराइड के। जिसमें तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट डालेगा वो वाला बिकर तो गर्म हो जाएगा, और जिसमें अमोनियम क्लोराइड के डालेगा वो वाला बिकर ठंडा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई और इस केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई। तो मेरा यही था कि रिएक्शंस मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती है। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शन मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की टाइप्स क्या हैं? सबसे पहली टाइप जो आपके सिलेबस में वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट, तीसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट, चौथी है कंबशन, पांचवी है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये 5 तरह की, मतलब जब आप +1 में आओगे और मेरे अगले लेक्चर में पढ़ोगे तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। पर फिलहाल हम 10th तक तैयार कर रहे हैं चैप्टर, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, जैसे C+O2, आंसर क्या आया? CO2। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, जुड़ा है सिर्फ, जैसे H2 + ½ O2 = H2O, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे Mg + Cl2 MgCl2, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ ऐड होना, जुड़ना, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो पेपर में आया व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप उसका आंसर क्या लिखोगे? व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप इसे वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो और सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी एक की जगह खुद चले जाना, मतलब डिस्प्लेस कर दिया, फोर्सफुल। हुआ क्या कि एक क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, आपका टीचर क्या करेगा? उनमें से किसी एक बच्चे को उठा के कहीं और भेज देगा, और कोई बच्चा अकेला बैठा उसे उसके पास भेज देगा ताकि ये दोनों आपस में बात ना करें। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे? जैसे कॉपर + H2SO4। देखो बेटा, मेरा एग्जांपल वही देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था। एग्जांपल्स तो बहुत हैं देने के लिए, पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि हम वही रिएक्शंस करें ताकि हम पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। देखो, कॉपर + सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना? कॉपर ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, खुद लग गया यहाँ पे जाके CuSO4, और रह गया क्या? हाइड्रोजन गैस, है ना। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही Fe + H2SO4 होता तो क्या हो जाता? FeSO4 + H2। मतलब क्या हो रहा है कि ये इसको डिस्प्लेस दे रहे हैं, मतलब एक जगह से इसकी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब व्हेन
an element displaces to another element. This reaction is known as displacement reaction. अब इस displacement reaction के बाद हमारी reaction कौन सी है? डबल। अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में हमने एक आयन डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों आयन डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल लेता हूं मैं, कॉपर सल्फेट प्लस H2S, आंसर क्या आया? कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। देखो कॉपर ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोजन ने ऐसा लगा लो कॉपर को डिस्प्लेस किया। मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि देखो मैंने थोड़ा सा तुम्हें और क्लियर करना चाह रहा हूं। कॉपर सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, कॉपर सल्फेट के ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है, यहां पे मुझे एरो लगाना पड़ेगा। ये एक एक्वस सॉल्यूशन, मतलब देखो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि इन सिंबल्स का क्या बेनिफिट है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, आंसर क्या आया? AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। तो देखो AgNO3 NaCl, Na ने Ag को, Ag ने Na को डिस्प्लेस कर दिया, AgCl के प्रेसिपिटेट मिल गए कौन से कलर के? व्हाइट कलर के, है ना। मतलब हमें जब भी एग्जांपल लिखना है ऐसा एग्जांपल लिखना है कि वो 2-3 इक्वेशंस में काम आ जाए। जैसे अगर कोई कहे कि एक ऐसी रिएक्शन दो जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हो, दे दी हमने, दोनों रिएक्शंस बता दी, ठीक है। कोई कहे कि डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो, वो भी बता दे। मतलब आंसर एक दिया पर हमें चीजें 2 याद हो गई। क्लियर है बच्चों? मतलब अब मेरी चौथी टाइप है रिएक्शन की कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। कंबशन रिएक्शन क्या है? जलना, किसमें? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज का जलना कंबशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल दूंगा मैं, C+O2, आंसर क्या आ गया? CO2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो जल गया। जैसे CH4+O2, जब भी बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखोगे, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, आप हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाएगा वहां 2 ही चीजें निकलेंगी, एक CO2 और एक वाटर। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी है, संसार की कोई भी ऑर्गेनिक चीज है, जब हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे वहां से 2 ही चीजें प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ी सी एक और चीज सीख लेते हैं, क्या? बैलेंसिंग सीख लेते हैं। यहां कितने कार्बन है जी? 1, यहां पे भी 1, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहां कितने हाइड्रोजन है जी? 4, यहां कितने हैं? 2, ठीक है, हो गए बैलेंस। इसके बाद यहां कितने ऑक्सीजन है? 2 and 2 4, और यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमने बैलेंसिंग भी कर ली, हमने कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल भी दे दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज का जलना जो होता है वो कंबशन रिएक्शन होता है। कंबशन हमारी बॉडी में या हमारे आसपास रोज आप ऐसा कंबशन का एग्जांपल देखते हो, कहीं पे देखते हो तुम कि किसी ने लकड़ियां जला दी। ऑक्सीजन के बिना आग लगना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे एसेंशियल है। नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखना, आप एक गिलास लेना, मोमबत्ती जला देना और उसके ऊपर गिलास ऐसे रख देना, उसे जब तक ऑक्सीजन होगी तब तक तो वो जलेगा, उसके बाद वो मोमबत्ती जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये थी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज का जल जाना कंबशन रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद हमारी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? इसको मैं सबको रब कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा लिखना है इसमें। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। सिंपल तो नहीं है खैर बात, क्योंकि इसमें आपको बहुत, हम कोई भी डेफिनेशन करते हैं ना, उसमें जो जो वर्ड यूज हो रहा है हमें उस सब के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे रिडॉक्स, रिड ऑक्स, रिड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, मतलब जब एक साथ होते हैं, देन द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। देन द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि इकट्ठे होते हैं। क्लियर क्या नहीं हुआ कि सर ये रिडक्शन क्या होता है और ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये दो डिफरेंट बातें। रिडक्शन क्या है या ऑक्सीडेशन क्या है, तो पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना। जैसे C प्लस, देखो वही एग्जांपल बार बार, C प्लस O2 क्या हो गया? CO2, ऑक्सीजन आया ना कार्बन के पास, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यही अगर C प्लस H2 होता और ये CH4 बनता, अब ये क्या था? रिडक्शन। मतलब जब ऑक्सीजन आता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब हाइड्रोजन आता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और जहां कहीं ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। साइमल्टेनियसली का एग्जांपल भी लो, जैसे Zn प्लस CuO, एरो ZnO प्लस Cu, मतलब जिंक के पास ऑक्सीजन आया। ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि जिंक के पास ऑक्सीजन आया है। ठीक है, और कॉपर के पास से ऑक्सीजन गया है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। और जब ये इकट्ठी होती है तो इसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रही तो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं आपकी बॉडी के हिसाब से क्लियर करता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि इकट्ठे होते हैं। क्लियर क्या नहीं हुआ कि सर ये रिडक्शन क्या होता है और ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये दो डिफरेंट बातें। रिडक्शन क्या है या ऑक्सीडेशन क्या है, तो पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना। जैसे C प्लस, देखो वही एग्जांपल बार बार, C प्लस O2 क्या हो गया? CO2, ऑक्सीजन आया ना कार्बन के पास, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यही अगर C प्लस H2 होता और ये CH4 बनता, अब ये क्या था? रिडक्शन। मतलब जब ऑक्सीजन आता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब हाइड्रोजन आता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और जहां कहीं ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। साइमल्टेनियसली का एग्जांपल भी लो, जैसे Zn प्लस CuO, एरो ZnO प्लस Cu, मतलब जिंक के पास ऑक्सीजन आया। ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि जिंक के पास ऑक्सीजन आया है। ठीक है, और कॉपर के पास से ऑक्सीजन गया है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। और जब ये इकट्ठी होती है तो इसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो
ये है रिडॉक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। मैं ना इस टॉपिक पे दोबारा आता हूँ। एक टाइप और है रिएक्शन की, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। जैसे हमने एक रिएक्शन की कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट गया। ऐसे ही AgCl था 2Ag और Cl2 में टूट गया, या 2AgBr था 2Ag और Br2 में टूट गया। मतलब जब एक सिंगल मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल में टूट जाता है उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी? जैसे दो चीजों से जुड़कर एक नई चीज बन रही थी। और डिकम्पोजिशन क्या है कि एक बड़ी चीज टूट रही है, इस चीज को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं दोबारा से रिडॉक्स रिएक्शन के पास आता हूं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है अभी क्लियर हुआ। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। आप सोच रहे होगे कि मैं दोबारा इस टॉपिक पे क्यों आया। इस टॉपिक पे दोबारा आने का कारण है, वो क्या कारण है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इस टॉपिक पे दोबारा मुझे क्यों आना पड़ा, क्योंकि यहां पर हमने एक रिएक्शन करी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन के आने को कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी लाइफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और हजारों करोड़ों एलोविलीज जो हैं वहां से हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, उसके पास जाके जुड़ जाता है। फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे पूरे शरीर में घुमाता है। ठीक है ना। मतलब ऑक्सीडेशन से ही, इसी प्रोसेस से ही हमें रेस्पिरेशन मतलब सांस लिया जा सकता है, डाइजेशन होती है, मतलब सारे काम, हमारे ब्लड की सफाई, ठीक है ना, ये सारा काम जो है वो ऑक्सीडेशन का। तो ये तो था ऑक्सीडेशन का फायदा। ठीक है। जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा बेसिक टॉपिक है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन के आने को बोलते हैं। इस ऑक्सीडेशन से नुकसान क्या है? इस ऑक्सीडेशन से नुकसान है, सबसे पहला नुकसान इस ऑक्सीडेशन का है कोरोजन। कोरोजन आपका टॉपिक है बुक में। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है, सिंपल सी भाषा में कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। मतलब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से केमिकल चेंज आ जाता है, इस चीज को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक पार्ट है। मतलब आयरन के ऊपर आपने देखा होगा मॉइस्चर और उसकी प्रेजेंस में रेड कलर की या ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, इस चीज को हम कोरोजन बोलते हैं। इससे क्या होता है? मेटल का सरफेस सड़ जाता है, खराब हो जाता है और वो वीकनेस आ जाती है उसमें। इसीलिए ऑक्सीडेशन रस्टिंग करवा रही है और ये नुकसानदायक है। अभी जैसा मैंने ऑक्सीडेशन का फायदा बताया और ऑक्सीडेशन का नुकसान है, अब रस्टिंग के तो सारी दुनिया में नुकसान ही है। जैसे लोहे की लाइनें हैं, लोहे की गाड़ियां हैं, बहुत सारे आपके गाड़ी के बम्पर हैं, बहुत सारी चीजें आप देखते हो अपने आसपास जो इस रस्टिंग की वजह से खराब हो जाती हैं। इस रस्टिंग से बचने का काम, मतलब जैसे हम छोटे थे कि रस्टिंग से प्रिवेंशन, मतलब रस्टिंग से हम बच कैसे सकते हैं, हम क्या कहते थे कि पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, है ना, इन प्रोसीजर से हम रस्टिंग से निजात पा सकते हैं। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू स्टॉप द रस्टिंग। ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जिंक को हम किसी भी रिएक्टिव मेटल के ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या जिंक की प्लेट बन जाती है और वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब होता क्या है कि ये लोहे का सरफेस है या किसी भी मेटल का सरफेस जिसको कोरोजन हो सकता है, इसका बस डायरेक्ट कांटेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस से हटाना है। इस चीज को हम पेंटिंग से हटा सकते हैं, इसके ऊपर लेयर बनाकर, ग्रीसिंग से हटा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से हटा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अटैक खत्म और रस्टिंग स्टॉप। ठीक है ना। अब ये तो थे रस्टिंग के नुकसान। क्या आप जानते हो कि रस्टिंग का कोई फायदा भी हो सकता है? रस्टिंग से कभी फायदा भी हमें मिल सकता है। क्या होता है वो फायदा? देखो, हम हमारे आसपास देखते हैं सबसे ज्यादा यूटेंसिल्स जो है वो एल्यूमिनियम के हैं। आप खाना लेकर आते हो,
खाने के ऊपर एल्युमिनियम के फॉइल चढ़ा देते हो, एल्युमिनियम मेटल है और एल्युमिनियम को रस्टिंग भी होती है। लेकिन यहाँ रस्टिंग इस एल्युमिनियम के लिए फायदेमंद है। वो क्या कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है एल्युमिनियम के ऊपर, जो एक बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है। इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से ही फर्दर कोरिजन नहीं होता। मतलब इस एल्युमिनियम के लिए ये ऑक्सीडेशन होना या ये रस्टिंग होना फायदेमंद हो गया, पर लोहे के लिए ये रस्टिंग होना फायदेमंद नहीं होता। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, होती यहाँ पे भी ये प्रोटेक्टिंग लेयर है, लेकिन प्रोटेक्टिंग लेयर है तो है, पर क्या हुआ कि देखो हर रोज धूप पड़ी उस मेटल सरफेस के ऊपर, वो पिघल गया, मेरे हाथ की तरफ देखना, ठीक है, और जैसे ही ठंड हुई वो ऐसे अकड़ गया, फिर धूप पड़ी एक दिन वो फिर पिघल गया, फिर ऐसे मतलब वो नरम हो रहा है, सख्त हो रहा है, नरम हो रहा है, सख्त हो रहा है। एक ना फिजिक्स में टर्म है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग क्या होता है, आप एक लोहे की तार है उसको ऐसे ऐसे मोड़ते रहते हो, आप उसे कितनी देर मोड़ सकते हो जब तक उसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं। इलास्टिसिटी क्या है, टू रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन बैक। जब हम उस की हदें पार कर देंगे उसे मोड़ने की तो वो टूट जाएगी। ऐसे ही वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो टूट जाती है, उसके टूटने के बाद फर्दर कोरिजन स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज खराब हो जाती है। यहां पर ये लेयर प्रोटेक्टिव है जो इसे टेम्परेचर का और मॉइस्चर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का ये था। अब ऑक्सीडेशन का एक और नुकसान है जो आपका अगला टॉपिक है, वो है रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होती है, देखो, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने की वजह से ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स से एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिससे बैड स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इस चीज को हम रेंसिडिटी कहते हैं। बच्चों इसको मैं दोबारा टॉपिक को ऐसे स्टार्ट किया, ये उसकी लिमिटेशन बना के मैं टॉपिक कराए, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिजन, हाउ विल यू प्रिवेंट इट, या व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीडेशन होने की वजह से खराब हो जाते हैं, बैड स्मेल आने लग जाती है। ऐसे मतलब जो चीज, इस प्रोसीजर को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इस रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है ना। देखो इसके ऊपर तो आप पेंट कर दोगे, प्रोटेक्टिंग लेयर बना दोगे, अब चिप्स के ऊपर या रोटी के ऊपर पेंट थोड़ी करोगे। उसको कैसे पता जाएगा? उससे बचने के लिए हम ऐसे यूटेंसिल तैयार करेंगे जो एयर टाइट होंगे। जैसे आपने देखा है कि चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स के पैकेट को एयर टाइट बंद किया जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन या ऐसी गैसेस डाल दी जाती हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, ठीक है। आजकल चिप्स वगैरह के बाहर आपने लिखा हुआ देखा होगा एंटीऑक्सीडेंट, कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है। उस एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है? वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा तो वो चीज जल्दी सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में आप सामान रख देते हो, वो भी उसका डायरेक्ट एयर से कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है और वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। मतलब देखो पेपर में ना हमें कैसे, हम मेरे इस लेक्चर का ना मेन जो दायित्व है वो क्या है कि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और 10th में अच्छे मार्क्स लेने के लिए मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर में से आता क्या है, ठीक है। चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, ठीक है। या पेपर में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि जो चिप्स के पैकेट हैं उसके अंदर नाइट्रोजन क्यों फिल की जाती है, या जो चिप्स के पैकेट हैं उसको एयर टाइट क्यों किया जाता है, या जो चिप्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट क्यों मिलाया जाता है ना। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट रेंसिडिटी ना आकर उसकी प्रिवेंशन में से आ गया, ठीक है ना। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हम गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द रस्टिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप सभी, जिसको हम बर्ड्स आई कहते हैं, वो मैं बताता हूं। सारा चैप्टर आपने मेरे से सुन लिया। इस चैप्टर में से अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा 10th में तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आएगी, या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से कोई एक टाइप आ जाएगी कि जैसे व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, या व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। या पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग, या पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। आप विश्वास करना, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे मैं टाइप मैंने क्वेश्चंस की बताई, पेपर में आपको क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। देखो आप, जब मैं वीडियो डालता हूं आप लोग उसे सुनते हैं, मैं आपको हर बार अपना नंबर बता देता हूं।
इस बार भी बता देता हूँ, 8295448888। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी है। अगर आप लोग यूट्यूब पे मुझे क्वेश्चंस नहीं लिख सकते, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हो और मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक ब्रीफ व्यू। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई चैप्टर को समझने में तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।